ये जो कैलेंडर आप देखते हैं, जो सरकारी कैलेंडर है, कभी आपने इस पे गौर किया है कि सरकारी जो कैलेंडर जिसे सरकार रिलीज करती है उसमें इंग्लिश की गिनतियां, यानी इंग्लिश कैलेंडर की गिनती हमारी मेन होती है। पता नहीं प्रकृति मुझसे क्या करवाना चाहती है। बहुत सारे लोग कहते हैं तुम ये पता नहीं कहां से खोज के लाते हो। मैंने कहा पता नहीं, मेरे हिस्से में जो है वो मैं कर रहा हूं। 1957 में भारत की पार्लियामेंट में एक डिबेट चल रही थी और उसमें यह होना था तय कि भारत का कैलेंडर कैसा होगा, क्या जो सत सम्मत है उससे होगा या इंग्लिश कैलेंडर होगा। आप सोचिए कि 57 में वो डिबेट चली और उस डिबेट के बाद प्रस्ताव पारित हुआ और उस प्रस्ताव में यह कहा कि जो भारत सरकार का अधिकृत कैलेंडर होगा वो जो सनातन है उससे चलेगा, या नहीं जो डेट हैं उनकी बहुत ज्यादा मुझे वो पता नहीं है कि क्या उसमें दिन किस तरीके से कहते हैं, सत सम्मत इस तरह से कल के बोलते हैं। इसमें पार्लियामेंट की उन डिबेट का जिक्र है और आपकी सुविधा के लिए वो ये कैलेंडर है। ये कैलेंडर बॉम्बे में, वहां से कोई काफी दूर है औरंगाबाद, कुछ बुजुर्ग 50-40 हजार रुपया खर्च करके इस कैलेंडर को छापते हैं और कोशिश करते हैं कि इस देश में यह बताया जाए कि सिर्फ संविधान के साथ फ्रॉड नहीं हुआ है। इस देश की हर वो चीज जिससे आपको अपने इतिहास पे और अपने होने पे गर्व होने लगे, जिससे आप अपनी रूट से जुड़ चुके, इस पास होने के बाद भी पार्लियामेंट में यह कैलेंडर नहीं छपता। यह किसकी साजिश है कि पार्लियामेंट में पास हुए उस नियम के बावजूद भी जो कैलेंडर छप रहा है वो जनवरी फरवरी छप रहा है। उसकी सारी डिटेल पार्लियामेंट से मैंने निकलवा ली है। यह वैलिड कैलेंडर है और जो छप रहा है वो इनवैलिड कैलेंडर है। इसीलिए भारत के संविधान में, मैं थोड़ी देर पहले भी कुछ लोगों से कह रहा था, भारत का जो ओरिजिनल संविधान है वो कितने लोगों ने देखा है? अगर कोई वकील साहब बैठे हो तो मुझे बताएं। जो ओरिजिनल संविधान है जिस पे सबके ओरिजिनल साइन हो रहे हैं वो रखा हुआ है आर्काइव में। उसकी रेप्लिका मिलती है 4,500 रुपए में। जो संसद सदस्य हैं उनके सिग्नेचर से मिल जाएगी। आप अपने शहर के संसद सदस्य से कहिएगा कि वो लोकसभा जाएं। आप 4,500 रुपए आप लोगों के लिए 4 रुपए के बराबर हैं। आप इनको कहिए और कहें कि दिखाएं और सेकुलरों को दिखाएं और कहिएगा कि उस वक्त बीजेपी और आरएसएस की सरकार नहीं थी, संविधान में इनका कोई सदस्य भी नहीं था, कि जब संविधान बन गया और उस पर गोपाल स्वामी अयंगर जैसे लोगों ने कहा कि बगैर अगर हम इस पे न लिखें भारत का संविधान है तो यह देखते ही कैसे पता चलेगा कि यह भारत का संविधान है। तो जो संविधान के पेज नंबर 1, 2, 3, 4 जो लिखे हुए हैं उसमें ऊपर खाली जगह थी, साइड में खाली जगह थी। तो कुछ लोगों का सुझाव था कि इसमें भारतीय संस्कृति की जितनी चीजें हैं उसको भरा जाए। तो संविधान की कॉपी का जैसे ही आप पहला पन्ना खोलेंगे उसमें ऊपर भगवान राम, लक्ष्मण और सीता की तस्वीर बनी हुई है। उसमें गुरु गोविंद सिंह का जिक्र है, उसमें शिवाजी का जिक्र है। यह तो आप पूछ ही सकते हैं कि जो संविधान बनाने की कमेटी थी उसके सिग्नेचर के बाद उसमें सारी तस्वीरें थी, साइन हो रहे थे। यह किसकी शरारत थी कि जब उसकी कॉपी छपी तो उसमें से तस्वीरें गायब कर दी गई और आपको पता ही नहीं है। इसलिए आपकी संविधान की किताब में जो भारत की संस्कृति थी, जो सनातन की संस्कृति थी, उसकी जो उसमें छाया मिलती थी उसको खत्म कर दिया। यह कौन सा सेकुलरिज्म था भाई? तो इस कैलेंडर की बात हो या संविधान की कॉपी की बात हो, कम से कम हम पूछ तो सकते हैं, जवाब तो मान सकते हैं भाई कि ना तो उस वक्त कमेटी में नाथूराम गॉडसे था, ना सावरकर थे, तो फिर यह किसने किया?
आप ही के लोगों की बनाई कमेटी के बाद भी यह हुआ, तब भी आपने उसको क्यों हटाया? और जो हटाने वाला आदमी है, क्यों नहीं उस पर मुकदमा चलना चाहिए? तो सरदार पटेल जैसे बहुत लोग थे। एक डिबेट कश्मीर को लेकर हो रही थी और नेहरू जी बहुत बड़ी जोर जोर से फिलॉसफिकल बात करते थे वो तो, क्योंकि वो कहते थे भाई एक्सीडेंट हिंदू थे। अब हमें पता नहीं कि एक्सीडेंट हिंदू कैसे होता है, और वो उनका खान पान कल्चरली मुसलमान थे और रहने में अंग्रेज थे। नेहरू जी कश्मीर पे फिलॉसफिकल भाषण दे रहे थे, यानी जिस राज्य में आग लगी हुई हो, जिसमें पड़ोसी राज्य ने कबाइलियों की शक्ल में अपनी फौज को भेज दिया हो और वो फौज दंदनाती हुई अंदर घुस रही हो, और वो कश्मीर के ऊपर एक पीछे हाथ बांध के विजनरी अंदाज में अपना भाषण दिए जा रहे थे। सरदार पटेल उसी जगह बैठे हुए थे, माउंटबेटन उसी जगह बैठे हुए थे, और एक साहब और बैठे थे जो अब नहीं रहे, उनका नाम है सैम मानेकशॉ। ये रेफरेंस बता रहा हूं मैं आपको कोई किताब ऐसी नहीं बताऊंगा जिसका दूर दूर से भी आरएसएस और बीजेपी से संबंध हो, क्योंकि आप 5 जन को जैसी कोट करेंगे कहेंगे ये झूठी खबर छापते हैं। एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, एक्सट्रीम स्टॉन्च एंटी बीजेपी और आरएसएस हैं, मैं उनसे जानता हूं, मेरी दोस्ती है। उन्होंने 1996 में किताब लिखी है, द रिवाइवल वर्जन ऑफ हिस्ट्री, पब्लिश्ड बाय ऑक्सफोर्ड प्रेस इन 1996। द नेम ऑफ द राइटर इज प्रेम शंकर झा। यह पूरा जो मैं वर्णन बता रहा हूं, यह उनकी किताब से बता रहा हूं, और उस किताब में उन्होंने सैम मानेकशॉ का इंटरव्यू लिया है। तो सैम मानेकशॉ, पूरा देश उस आदमी की बहादुरी और ईमानदारी को सलाम करता है। उन्होंने कहा कि जब नेहरू जी लगातार बोल रहे थे तो पटेल बड़े अनकंफर्टेबल थे, उनको बड़ी उलझन हो रही थी कि एक तरफ यह सिचुएशन है, मैं यहां होम मिनिस्टर बना बैठा हुआ हूं और यह आदमी फिलॉसफी की भाषण दे रहा है, और वहां पे सैम मानेकशॉ भी बैठे हुए थे और माउंटबेटन भी बैठे हुए थे। आपके आदमी की चतुराई, आपके राज्य के उस आदमी की सोच ने 70 साल लगा दिए दूसरा आदमी को भेजने में, थी उस वक्त भी। लेकिन वो किन चीजों से घिरे हुए थे, किन लोगों के बीच बैठे थे कि उन्हें ठीक भी रहना है और काम भी करना है। सरदार पटेल ने नेहरू से भाषण देते में कहा कि नेहरू तुम्हें कश्मीर चाहिए कि नहीं चाहिए? तो फिलॉसफी के अंदाज में सरदार पटेल के इस मकसद को वो नहीं समझे, और सरदार पटेल से बड़े उसमें बोले व्हाई नॉट। तो सरदार पटेल ने सैम मानेकशॉ के कान में कहा कि आपको ऑर्डर मिल गया, जाइए। और फिर सैम मानेकशॉ ने आखिर में जो काम कहा वो मजे की बात है। सैम मानेकशॉ ने कहा कि सरदार पटेल से मैंने पूछा कि यह बात आपने अनजाने में कही है या जानबूझ के हिंदी में कही है? सरदार पटेल ने कहा अंग्रेजी में कहता तो ये माउंटबेटन समझ जाता और उसे करने नहीं देता। तो कैसे कैसे उस वक्त भी लोगों ने राष्ट्र को बचाने के लिए पूरी ताकत लगाई है। ये घटना इसलिए मैं आपको सुना रहा हूं कि ये उस किताब में सैम मानेकशॉ के इंटरव्यू में है। इसी तरीके की एक किताब और है, उस किताब का नाम है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। यह 1969 में लिखी गई है, और नेहरू जी के सबसे खास जर्नलिस्ट थे, हिंदुस्तान टाइम्स के एग्जीक्यूटिव ऑडिटर थे और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के फाउंडर प्रेसिडेंट थे। इसलिए मुझे पता है क्योंकि मैं वहां 4 साल तक रहा। उन्होंने उस किताब में पेज नंबर 353 पे चैप्टर नंबर 13 है, जो ये बात आप लोग सुनते रहते हैं ना कि सर राजेंद्र प्रसाद के साथ नेहरू जी ने क्या किया। क्योंकि राजेंद्र प्रसाद से जब यह कहा गया कि आपको सोमनाथ नहीं जाना है,
तो राजेंद्र प्रसाद ने कहा, मैं राष्ट्रपति हूं, संवैधानिक पद पर बैठा हूं, मैं राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल लेके नहीं जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा। वो गए, वो आपके यहां आए, उन्होंने उसमें हिस्सा लिया। उस नाराजगी से नेहरू जी इतने नाराज हुए, इतने नाराज हुए कि वो शख्स 4 दिन के लिए बीमार पड़ गया दिल्ली में। और नेहरू जी ने लाल बहादुर शास्त्री को बुलाया और कहा कि मुझे लगता है कि राजेंद्र प्रसाद अब बचेंगे नहीं, इनकी अंत्येष्टि के लिए दिल्ली में आप कोई जगह ढूंढ लीजिए। यह आपके देश में हुआ है, यह आपको पता होना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री बेचारे वैसे ही बहुत कमजोर व्यक्ति थे, ढूंढ ढांड के आए। उन्होंने कहा विजय घाट पर उनकी अंत्येष्टि हो सकती है। यह तैयारी कर ली गई, लेकिन वो ठीक हो गए, बात खत्म हो गई। लेकिन दूसरा, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जिस राइटर ने लिखा है, वो राइटर नेहरू जी के साथ सबसे क्लोजेस्ट आदमी था, क्योंकि प्रेस क्लब की उस पूरी हिस्ट्री में पढ़ते हुए मैंने, उस राइटर का नाम है दुर्गा दास, उनको पास से देखा। उन्हीं का बेटा दार्जिलिंग से इंद्रजीत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना, और उनकी बेटी हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया में है, हमारी दोस्त है। इसलिए उस पूरे परिवार को जानता हूं, हार्डकोर लेफ्टिस्ट थे वो लोग। आखिर में उस शख्स को दमे की बीमारी हो गई। राष्ट्रपति के हटने के बाद के जो प्रोटोकॉल थे, कोई वापस नहीं दिए उनको। और जो सदाकत आश्रम नाम का कांग्रेस पार्टी का ऑफिस है बिहार में, उसके सीलन बने कमरे में एक दिन उनकी मौत हो गई। डॉक्टर राधाकृष्णन से कहा कि आप जनाजे में नहीं जाएंगे। उस पूरी बात का वर्णन पेज नंबर 353 चैप्टर 13 में लिखा हुआ है, वो भी किताब पढ़ लीजिएगा।